गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम कक्षा 11वीं के गलता लोहा नामक पाठ का पाठ्य पुस्तक से संबंधित जो प्रश्नोत्तर हैं उनका मैं सम्यक विश्लेषण करूंगा। और यह आपको ज्ञात होना चाहिए कि आपको इस ऑनलाइन पढ़ाई के माध्यम से ही अपना नोट्स भी तैयार करना है। चैप्टर वाइज आप नोट्स तैयार करेंगे। मैं धीरे धीरे खुद ही बोल रहा हूँ और जहाँ आवश्यकता हो आप व्हाट्सएप के माध्यम से इसको रिप्ले करके क्या करेंगे, नोट्स तैयार करेंगे। जैसे पहला आपके पाठ्य पुस्तक का प्रश्न है कि कहानी के उस प्रसंग का उल्लेख करें जिसमें किताबों की विद्या और घन चलाने की विद्या का जिक्र आया है। गलता लोहा नामक पाठ के आधार पर धनराम के पिता लौह शिल्प करने वाले थे, अर्थात वह लोहार का बेटा था। उसके दिमाग में गणित नहीं बैठता था, जिसके कारण मास्टर त्रिलोक सिंह उसे 13 का पहाड़ा पढ़ाते पढ़ाते थक जाते थे और उसे याद नहीं होता था, जिसके कारण वह संटी से उसकी पिटाई करते थे। उधर धनराम के पिता उसे लौह शिल्प का कार्य सिखाते थे। उसे सान चढ़ाना, धौंकनी फूंकना, हथौड़ा चलाना, घन चलाना आदि सिखा रहे थे। वे भी गलती करने पर उसे छड़ी या हत्थे से पीटते थे। दूसरे रूप में जो भी उनके हाथ में लग जाता था उसी से उसकी पिटाई कर देते थे। इस प्रकार धनराम एक साथ दो विद्याएं सीख रहा था। स्कूल में विद्या सीख रहा था तो घर आने के बाद में क्या अपने पैतृक व्यवसाय को सीख रहा था, पैतृक व्यवसाय से अवगत हो रहा था। दूसरा, धनराम मोहन को अपना प्रतिद्वंदी क्यों नहीं समझता था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि धनराम मोहन को अपना प्रतिद्वंदी क्यों नहीं मानता था। उत्तर यह होगा बेटा कि धनराम स्वयं नीची जाति का और मोहन को ऊंच जाति का मानता था। सबसे पहले तो यह बात थी कि मोहन को उच्च जाति का वो मानता था। दूसरे, मोहन कक्षा में उससे अधिक होशियार था, चालाक था। और जब भी हम तुलना करते हैं, तुलना किससे की जाती है? बराबरी वालों से ही। प्रतिद्वंदिता जब होती है तो किससे होती है? बराबरी वालों से ही होती है। इसलिए मास्टर त्रिलोक सिंह ने उसे कक्षा का मास्टर बना दिया था, तीव्र होने के कारण, कुशाग्र होने के कारण। तीसरे, मास्टर जी हमेशा कहा करते थे कि वह एक दिन बड़ा होकर के उनका और उनके स्कूल का नाम करेगा। कौन? मोहन। इन सब बातों के कारण धनराम मोहन से स्पर्धा नहीं करता था। उसने उसे अपने से बहुत ऊंचा मान लिया था। जैसे उदाहरण मैं दूं, हम लोग अपनी तुलना अपने बराबर वालों से ही करेंगे। ऐसा नहीं है कि आज का कोई किसान जो है पीएम से तुलना करने लगे, सीएम से तुलना करने लगे, किसी डॉक्टर से तुलना करने लगे। नहीं, प्रतियोगिता जब भी होती है आपके बराबर वालों से ही होती है। तो इसलिए वह भी उसको अपना प्रतिद्वंदी मानता ही नहीं था, क्योंकि उसने मान लिया था कि यह मोहन हमसे बहुत आगे है, इसका प्रतिद्वंदिता हमारी बस की बात नहीं है, यह हमारा प्रतिद्वंदी नहीं। अगला प्रश्न यह है कि धनराम को मोहन के किस व्यवहार पर आश्चर्य होता है और क्यों। यह अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्नोत्तर में भी आया था, जिसका उत्तर बताया गया था। क्यों? क्योंकि धनराम मोहन के हथौड़ा चलाने, लोहे की छड़ को गोलाई देने की बात पर आश्चर्य करता था। उसे मोहन की कुशलता पर इतना अधिक आश्चर्य नहीं हुआ जितना कि उसे निराभिमानी व्यवहार पर, कि इसके व्यवहार में कहीं से भी अभिमान नाम का कोई चीज नहीं है। क्योंकि मोहन पुरोहिती खानदान का पुत्र था, जहां के लोग लौह शिल्प बस्ती में बैठना भी पसंद नहीं करते थे। वहां पर यह धनराम को न केवल वहां बैठ करके अपने कार्य को किया, बल्कि धनराम के यहाँ बहुत देर तक बैठा रहा
और यह कार्य देख करके मोहन को बहुत ही आश्चर्य हुआ कि जहां इनके वर्ग के लोग यहाँ आते तक नहीं हैं, वहां यह बच्चा इतनी देर से बैठा क्यों है? लगता है कि इसको घर जाने की चाहत है ही नहीं। तो यही कारण है। अगला प्रश्न है कि मोहन के लखनऊ आने के बाद के समय को लेखक ने उसके जीवन का एक नया अध्याय क्यों कहा है? आप जानते हैं कि यहाँ जब तक मोहन था पढ़ाई लिखाई में बहुत ही अव्वल था, 1 नंबर का था, उसकी पढ़ाई सही दिशा में चल रही थी। लेकिन लखनऊ जाते ही इसके जीवन का दूसरा अध्याय शुरू हो गया, अर्थात यह जो सोचा हुआ था उसके ठीक विपरीत कार्य हुआ। क्या हुआ? लखनऊ आने के बाद मोहन के जीवन में परिवर्तन आ गया। यहाँ उसे अपने घर से दूर रहना होता था। गांव में रहने पर उसकी शिक्षा के दरवाजे बंद हो गए थे। यहाँ आकर के वे रास्ते तो खुले, लेकिन समुचित परिस्थितियां नहीं मिली। उसे पढ़ने का अवसर नहीं मिला। यदि पढ़ने का अवसर भी दिया गया तो उसके साथ साथ इसको घरेलू नौकर बना दिया गया। घरेलू नौकर होने के लिए इस बच्चे को विवश होना पड़ा। तो चाहे यह अध्याय सुखद नहीं था, दुखद था, लेकिन फिर भी इसके जीवन का यह अध्याय था तो नया ही। अर्थात यहाँ लखनऊ आने के बाद में हम कह सकते हैं कि मोहन के जीवन का नया अध्याय शुरू हुआ। आया तो पढ़ने के लिए, लेकिन क्या, घरेलू नौकर बन करके रह गया। अगला प्रश्न है बेटा, मास्टर त्रिलोक सिंह के किस कथन को लेखक ने जवान की चाबुक कहा है और क्यों? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप उठा करके सीबीएसई बोर्ड के पेपर को देखोगे तो बार बार यह प्रश्न आपसे पूछा जाता है। मास्टर त्रिलोक सिंह के किस कथन को लेखक ने जवान की चाबुक कहा है? मास्टर त्रिलोक सिंह ने धनराम के संबंध में कहा था कि तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है रे, तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है रे, विद्या का ताप कहाँ लगेगा इसमें। लेखक ने इन व्यंग वचनों को जवान की चाबुक कहा है, क्योंकि मैंने बताया था कि व्यंग वचन होता है जवान की चाबुक का अर्थ। सचमुच इन शब्दों की चोट शारीरिक चोट से भी अधिक पैनी होती है। यदि किसी को 2 थप्पड़ दे देते हैं उसे उतना कष्ट नहीं होता है जितना कभी आप जातीय टिप्पणी कर देते हैं तो व्यक्तियों को होता है। अध्यापक के द्वारा यह कथन उसके मानसिक बल को गिरा दिया। शायद त्रिलोक सिंह इस बात को नहीं कहे होते तो धनराम पढ़ लिख करके कुछ बन गया होता, लेकिन त्रिलोक सिंह का यह कथन धनराम के जीवन में ऐसा परिवर्तन ला दिया कि उसके दिमाग में बैठ गया कि शायद पढ़ाई मेरे बस की बात नहीं है। तो किसी भी अध्यापक को, मैं फिर इस बात को दोहरा रहा हूं कि किसी भी अध्यापक को इस तरीके से अभद्र टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। तो इसलिए उन्होंने इस बात को कहा था। ये प्रश्न का उत्तर हुआ। तीसरा, अब अगला प्रश्न है कि बिरादरी का यही सहारा होता है, किसने किससे कहा? किसने किससे कहा? पढ़ाई, मोहन की पढ़ाई की बात हो रही थी, इन्होंने अपना चिंता प्रकट किया किससे? रमेश से। तो रमेश ने इनके पिताजी को कहा कि आखिर हम क्यों हैं, और कहा कि जैसे 4-5 लोग वहां रहते हैं उनके लिए जो व्यवस्था होती है वहां ये भी रहेगा, इसके लिए अलग से कोई व्यवस्था नहीं करना पड़ेगा। तो मोहन के पिता जो बंसीधर थे, रमेश के इस
उदारतापूर्ण व्यवहार पर इन्होंने कहा कि बिरादरी का यही सहारा होता है। तो आपका कथन होगा कि मोहन के पिता बंशीधर ने रमेश से कहा। जितना पूछे उतना ही आप उत्तर दीजिए, उससे अधिक उत्तर देने की कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरा, किस प्रसंग में कहा? प्रसंग पता है कि बंशीधर तिवारी ने उपयुक्त वाक्य कृतज्ञता के भाव से कहा। उनका आशय यह था कि जाति बिरादरी का यही लाभ होता है कि हम लोग अपनी बिरादरी वालों की हर संभव सहायता करते हैं। कोई जरूरी नहीं है, भले ही हम कमजोर हैं और आप सक्षम हैं, लखनऊ ले जाने के लिए सक्षम हैं, तो आप पढ़ा लिखा करके योग्य बना दे रहे हैं। यही हमारे बिरादरी का क्या सहारा है। आप हमारे बिरादरी के सहारा है। किस आशय से कहा? किस आशय से? इस आशय से कि यहां जाने के बाद में इन्होंने इसको उचित परिस्थितियां दिया, कहा कि वहां जाकर के ये पढ़ लिख जाएगा, इस उद्देश्य से इस तरीके की बातें कही गई। अंतिम, क्या कहानी में यह आशय स्पष्ट हुआ है? कहानी में यह आशय स्पष्ट हुआ है? नहीं, जी नहीं। जिस उद्देश्य से ले जाया गया वह उद्देश्य पूरा नहीं हुआ। रमेश ने जिस सहानुभूति से मोहन को पढ़ना लिखाना स्वीकार किया था, पढ़ाने लिखाने के लिए स्वीकार किया था, उसे वह निभा नहीं सका। उसने मोहन का पूरा शोषण किया। उसे नौकरी देने की बजाय, उसे पढ़ाने लिखाने के बजाय उसे घरेलू नौकर बना दिया। तो हम कह सकते हैं कि यह उद्देश्य पूरा नहीं हुआ। अगला प्रश्न है कि उसकी आंखों में एक सर्जक की चमक थी। कहानी का यह वाक्य किसके लिए कहा गया है? किसकी आंखों में सर्जक की चमक थी? यह वाक्य किसके लिए? जब किसने लोहे की छड़ को गुलाई में मोड़ करके और बार बार देख रहा था? मोहन। तो आपका उत्तर होगा कि यह मोहन के लिए आया हुआ है। यह वाक्य मोहन के लिए कहा गया है। किस प्रसंग में कहा गया है? इस प्रसंग में कहा गया है कि धनराम एक मोटी छड़ वाले लोहे को ठीक से मोड़ नहीं पा रहा था। तभी मोहन ने उसके हाथ से सरसी और हथौड़े को लेकर के बड़ी कुशलता से नपे तुले चोट करते हुए, प्रहार करते हुए उसको सही गुलाई प्रदान कर दिया। और उसे लगा कि इस कार्य के लिए मेरी प्रशंसा होनी चाहिए, जबकि मोहन के द्वारा क्या आश्चर्य व्यक्त किया जा रहा था। यह पात्र विशेष के किन चारित्रिक पहलुओं को उजागर करता है? यह कथन मोहन के जाति धर्म निरपेक्ष व्यवहार को उजागर करता है कि हमारे खानदान के लोग भले ही लौह शिल्प बस्ती में जाकर के नहीं बैठते हैं, वैसा ही मेरे अंदर गुण नहीं है, मैं वहां जाकर के बैठ भी सकता हूं, उनका जो कार्य है वह भी मैं भी कर सकता हूं। ये कोई जरूरी नहीं कि मैं पुरोहिताई का ही कार्य करूं। हमारे घर के लोग पुरोहिताई का कार्य करते हैं, वही कार्य मैं भी करूंगा। अर्थात पुरोहित खानदान के होते हुए भी जाकर के लौह शिल्प की बस्ती में बैठना, उसके कार्य को करना, यह सिद्ध करता है कि मोहन के व्यवहार में घमंड नाम की कोई चीज नहीं थी। तो आप कह सकते हैं कि निराभिमानी व्यवहार को प्रदर्शित करता है। और यही है आपका पाठ्य पुस्तक के प्रश्न उत्तर। अब कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न भी बनते हैं इस चैप्टर से, जैसे मोहन ने पुरोहिती का धंधा क्यों नहीं अपनाया? इसके घर के लोग तो पुरोहिती का कार्य कर रहे थे, इसको भी पुरोहित बनना चाहिए था, पुरोहिती का कार्य अपनाना चाहिए था, लेकिन इसने पुरोहिताई का धंधा क्यों नहीं अपनाया? उत्तर होगा, इस कहानी में मोहन की इच्छा अनिच्छा प्रकट नहीं की गई है कि वह कौन करेगा कौन नहीं करेगा, परंतु उसके घर की स्थितियां इस बात का संकेत देती थीं
कि पुरोहिती के कर्म से उसका गुजारा होने वाला नहीं है, क्योंकि शुरू में ही कहानी के प्रारंभ में ही उसके पिता ने कह दिया था कि अब मेरे अंदर सामर्थ्य नहीं है कि जाकर के मैं पुरोहिताई का कार्य करूं, और इन किन प्रकारेण ही वह इन लोगों का गुजारा कर पाते थे। उनके पिता ने इस कर्म के बल पर जैसे तैसे पेट पाला था, इसलिए उसे इस व्यवसाय में किसी प्रकार की कोई रुचि नहीं थी। तो यह आपका अन्य महत्वपूर्ण, एक और अन्य महत्वपूर्ण बनता है प्रश्न इससे बेटा कि पहाड़ी गांवों की समस्याओं पर टिप्पणी कीजिए। पहाड़ी क्षेत्र में जो गांव हैं उनकी क्या समस्या है। तो पहाड़ी गांव का रहन सहन अत्यंत दुर्गम होता है, कठिन होता है। क्यों? वहां के रास्ते ऊंचे नीचे होते हैं, बीच में नदियां होती हैं, बदलते मौसम के साथ ही वहां का आवागमन भी क्या बाधित हो जाता है, रुक जाता है, नदियों में जल भर जाता है, वहां का जनजीवन मानो ठहर सा जाता है। पहाड़ी बच्चों को विद्यालय जाने के लिए काफी परिश्रम करना पड़ता है। इस तरीके की कठिनाइयों को सहन करते हुए वे अपने विद्यालय जाते हैं, अपनी पढ़ाई का कार्य करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि पहाड़ी जीवन जो होता है अत्यंत ही दुर्गम होता है, वहां जीवन यापन करना अत्यंत दुष्कर होता है। बाकी कुछ नहीं है इसमें, सभी उन्हीं बच्चों का, कभी कभी बंसीधर का चरित्र, रमेश का चरित्र, धनराम का चरित्र, मोहन का चरित्र करके यह अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न में आता है। आप जानते ही हैं, इस कहानी को पढ़ लिए, देख लिए, अवगत हो चुके हैं। तो यह है आपके पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर और अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। इस तरीके से यह संपूर्ण पाठ का आप सम्यक अध्ययन कर चुके हैं। अगला पाठ मैं अगले वीडियो में, और वह भी अभी गद्य खंड से ही चलेगा, लेकिन उसको पढ़ाऊंगा मैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।